गुड मॉर्निंग क्लास। वंस अगेन मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का अपने चैनल आराध्या करियर इंस्टीट्यूट में वेलकम करता हूं। आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जो हमारा आज का टॉपिक है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है जहां पर दो या दो से अधिक वाक्य दिए जाए और दोनों वाक्यों के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो फ्री हों, दे आर नॉट इन रिलेशन, उनका आपस में कहीं पर भी कोई रिलेशन ना हो। तो ऐसे जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब्जेक्ट्स को हम नॉमिनेटिव कहते हैं और इनका जो यूज है वो एक एब्सोल्यूट के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए ये जो हमारा रूल बन जाता है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल बन जाता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको सिंथेसिस में पार्टिसिपल का यूज बताया कि किस प्रकार से पार्टिसिपल्स को प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस के में चेंज कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, कि किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा हम दो या दो से अधिक अलग अलग वाक्यों को एक ही वाक्य में एक नए सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहां यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब है स्वतंत्रकर्ताओं का नियम, यानी कि ऐसा नियम जहां पर आपको कई सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे लेकिन वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके जो होंगे वो फ्री होंगे, उनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यदि आपको कहीं पर भी दो या दो से अधिक वाक्य सिंथेसिस में मिलते हैं, सिंपल सेंटेंस मिलते हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके या ऐसे सेंटेंसेस को जिनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ऐसे सेंटेंसेस को आपको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो उसे बनाने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल्स को फॉलो करते हैं और फिर उसे सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। तो इसका जो फंडा है बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा माइंड आपको यूज करना है और ये फंडा आपका बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि जब दो या दो से अधिक, जब टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हों और उनका आपस में कोई संबंध ना हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम जब सिंपल सेंटेंस एक नया बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट नंबर 1 यहां पर आपका जो होगा ये होगा सब्जेक्ट नंबर 1 प्लस पार्टिसिपल प्लस सेंटेंस नंबर 2। अब यहां पर पार्टिसिपल ये जो लिखा गया है, तो ये पार्टिसिपल भाई कहां से आ गया, ये पार्टिसिपल कहां पर यूज होगा, तो ये जो पार्टिसिपल होगा ये उस वर्ब का होगा जो फर्स्ट फिनिट वर्ब होगी आपकी। कौन सी होगी? फर्स्ट फिनिट वर्ब। जो आपकी फर्स्ट फिनिट वर्ब होगी उस फर्स्ट फिनिट वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और दूसरे सेंटेंस को एज इट इज ऐसे ही राइट कर दिया जाता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे आपका पहला एग्जांपल कह रहा है द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखेंगे कि जो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है वेदर और सेकेंड सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्लेन। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान देंगे, माइंड करेंगे कि क्या वेदर और प्लेन आपस में कोई रिलेशन रखते हैं, तो कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं, बट इनकी जो है वर्ब्स होती हैं वो एक दूसरे से रिलेट होती हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो यदि वेदर अच्छा होता तो प्लेन लेट नहीं होता, लेकिन वेदर कैसा है यहां पर? स्टॉर्मी है। कैसा है स्टूडेंट्स? स्टॉर्मी है। तो वेदर के स्टॉर्मी होने के कारण हमारा प्लेन लेट हो गया। तो वेदर का प्लेन से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपके वेदर के स्टॉर्मी होने से प्लेन के लेट होने का रिलेशन शो हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बहुत ही इजी तरीके से पार्टिसिपल के यूज से बनाते हैं। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट
तो पहला सब्जेक्ट आपका क्या था, द वेदर। तो द वेदर को हमने एज इट इज राइट कर दिया। अब वाज और स्टॉर्मी, तो वाज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और स्टॉर्मी आपका एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में बताया था कि जब एक सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव मिलता है और दूसरे में उस एडजेक्टिव से प्रभावित होकर के कोई कार्य किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बीइंग के साथ बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, कॉमा द प्लेन गॉट लेट। इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, द टीचर इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। अध्यापक कक्षा में आया, बच्चे शांत हो गए। तो अध्यापक की कक्षा में आते ही बच्चों के शांत होने का कार्य होता है। यहां पर आप देखेंगे तो टीचर का स्टूडेंट्स से रिलेटिवली कोई भी रिलेशन नहीं होता है। आप देखेंगे कि हर जगह पर कॉमनली टीचर्स चेंज होते रहते हैं, स्टूडेंट्स चेंज होते रहते हैं। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे वहां पर आप देखेंगे कि रोज 2-4-10 दिन में कोई ना कोई टीचर नया आता रहता है, डेमो देने के लिए आता रहता है, कोई ना कोई नई चीज बताने के लिए आपको आता रहता है, कुछ नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तो क्या टीचर का उन स्टूडेंट से कोई रिलेशन होता है? तो उन टीचर्स का उन स्टूडेंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। बट यहां पर क्या है कि टीचर के द्वारा जो वर्क किया गया क्लास में एंटर करने का और यहां पर स्टूडेंट्स के द्वारा वर्क किया गया शांत हो जाने का, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा वर्क हो रहा है। और यहां पर टीचर का आना और स्टूडेंट्स का शांत होना, दोनों के बीच में जो टाइम टेकन है वो अत्यंत कम या ना के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। तो क्या हो जाएगा, द टीचर इंटरिंग द क्लास। अब दूसरा सेंटेंस ऐसे ही राइट कर दिया जाएगा, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट। इस प्रकार से स्टूडेंट्स बनेगा। तीसरा, द किंग वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। राजा को मार दिया गया, सेना भाग खड़ी हुई। तो राजा का सेना से क्या कोई संबंध है? कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन राजा के मारे जाने से सेना के भागने का संबंध है कि जब तक राजा युद्ध भूमि में जीवित था तब तक सेना बहुत ही मेहनत से, लगन से और शौर्य के साथ, वीरता से, बहादुरी से लड़ती रही। लेकिन जैसे ही राजा की मृत्यु की खबर आई वैसे ही सेना के हाथ पांव फूल गए और वो भाग खड़ी हुई। सभी अपनी अपनी जान बचा करके भाग खड़े हुए। तो इस प्रकार से राजा का सेना से कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, लेकिन राजा के मारे जाने से सेना के भागने का संबंध स्थापित हो रहा है। यानी कि 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स यहां पर आपको क्या मिल गए, अलग अलग मिल गए। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, द किंग having been killed, the army fled। ये था आपका आज का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कहां किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जहां पर भी आपको 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस सिंपल में मिले और उनके सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, उनके ऑब्जेक्ट्स भी अलग अलग हों, बट उनकी जो वर्ब्स हैं उनका आपस में क्लोज रिलेशन हो, तो ऐसी जगह पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके एक नए सिंपल सेंटेंस के रूप में उसे चेंज कर देते हैं। सिंपल सेंटेंस के रूप में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसे हम एज इट इज राइट कर देते हैं। फिर जो हमारी फर्स्ट फिनिट वर्ब होती है उसे हम पार्टिसिपल के रूप में राइट कर देते हैं, और जो हमारा सेकेंड सेंटेंस था उस सेकेंड सेंटेंस को हम एज इट इज राइट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें
और यदि आपको इस वीडियो की क्वालिटी और एजुकेशन अच्छी लगी है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का एक नया मौका मिल जाए। और लास्ट में मैं आप लोगों से कहता हूं कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। शीघ्र ही मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में लेक्चर नंबर 4 के साथ में, जिसमें हम आप लोगों को नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस को 1 सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।